बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्रेविटेशन लॉ। ये क्लास 9th में भी आ जाता है और एफएससी लेवल पे भी आ जाता है कि ग्रेविटेशन का कानून क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इसको सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ जो है वो खींचता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कि एवरी ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स will attract the other object towards it सेल्फ। कि इस कायनात के अंदर हर जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, एक जिस्म है, वो दूसरे जिस्म को अपनी जानिब खींचता है, अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। लेट्स सपोज हम एक केस यहाँ पे जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई टेनिस बॉल वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो कुछ हाइट पे पड़ी हुई है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो अर्थ सरफेस है। अब जो है वो अर्थ ये जो है इस डायरेक्शन में जो है वो बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है, और अट्रैक्ट करेगी, और जो बॉल है हमारे पास वो जो है इस डायरेक्शन में अर्थ की जानिब जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, क्या अर्थ जो है वो अपवर्ड जाएगी या बॉल जो है वो डाउनवर्ड आएगा। तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सलरेशन का रिलेशन आ जाएगा एफ ओवर एम। ये आपने रिलेशन जो है वो जहन में रखना है। इसको सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक्सलरेशन तब ज़्यादा होगा जब हमारे पास मैस क्या होगा, कम होगा, और एक्सलरेशन हमारे पास कम होगा जब मैस हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा। एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। अब यहाँ पे देखें जो बॉल है, बॉल का मैस हमारे पास क्या है, कम है, इसका मैस हमारे पास क्या है वो कम है, और अर्थ का मैस हमारे पास क्या है, ज़्यादा। मतलब मैस ऑफ बॉल इज़ लेस देन मैस ऑफ अर्थ। तो इस केस में जो हमारे पास आएगा एक्सलरेशन ऑफ बॉल, ये हमारे पास एक्सलरेशन ऑफ अर्थ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, मैस बॉल का कम है तो इसका एक्सलरेशन क्या होगा, ज़्यादा, और अर्थ का मैस जो है वो आपके पास ज़्यादा है तो अर्थ का एक्सलरेशन क्या होगा, कम। इस वजह से बॉल जो है वो अर्थ की तरफ क्या करेगी, ज़्यादा मूव करेगी, और जो अर्थ है वो जो है वो कम मूव करेगी। इस वजह से जो बॉल है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। इसके अलावा हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और आ जाते हैं कि लेट्स सपोज ये मार्कर है, इसको हम ऊपर फेंकें तो ये वापस आ जाता है। क्यों वापस आता है, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या करे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब ये मार्कर है, इसका जो मैस है वो कम है, अर्थ का मैस जो है वो ज़्यादा है। जो ये मार्कर है ये ज़्यादा जो एक्सलरेट करेगा और जो अर्थ है वो कम एक्सलरेट करेगी। इसके अलावा अगर हम किसी बॉल वगैरह को फेंकें तो वो भी वापस जो है वो अर्थ की तरफ आ जाता है। उसकी रीज़न भी यही है कि आपने सिर्फ सिंपल यही जो हमने ये वाला बॉक्स आपने जो है वो जहन में रखना है। इसी बॉक्स से जो है वो आपका ये सारा जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। बाल क्यों वापस आता है, क्योंकि बाल का मैस क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सलरेट करता है। तो अब इससे आगे हम आ जाते हैं ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन लॉ में क्या कहता है जी, ग्रेविटेशन लॉ में ये बताता है कि कोई भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों जिनका कोई ना कोई मैस हो, ये लाजमी बात है। अगर उनका आपस में कोई ना कोई मैच होगा तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर मैच लेस होंगे तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगे। तो ये हमें बताता है ग्रेविटेशन लॉ के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन
to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसमें हम आ जाते हैं the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, इसका मैच हमारे पास है m1। एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, इसका मैच हमारे पास है m2। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि m1 जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर दैन m2। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, d। क्या आ जाता है, d भी आप इसे कह सकते हैं, r भी कह सकते हैं, कोई भी आपसे डिस्टेंस ले सकते हैं। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने लिखनी है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब इससे आगे हम आ जाते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लास्ट 2 स्टेप बाकी हैं, वो हमारे पास, इसको अब हम क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि G की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ठीक है, पहले इसके यूनिट भी हम साथ लिख लेंगे। G को पहले आप यहाँ से जो है वो अलहदा कर लें, तो बन जाएगा F d स्क्वायर ओवर m1 m2। इससे पहले आप यूनिट निकाल लें, यूनिट बन जाएगा न्यूटन। फर्स्ट यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और मैसेज का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.73 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो है वो हमारे पास, सॉरी, इसकी जी की वैल्यू 6.67 आएगी। ये हमारे पास जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे आप जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें मैसेज दिए गए हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस दिया गया हो। इसी तरीके से अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दी गई हो और मैसेज भी दिए गए हों, तो जी की वैल्यू आपने जो है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो आपने खुद जो है वो याद रखनी है। ये आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी। ठीक है जी, ये टॉपिक जो है उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।